हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। इसके पहले के क्लास में हमने ट्रांसमिशन ऑफ पावर टॉपिक से 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को समाप्त किए थे। आज इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप वेल पे टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेट मिलता है और मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से गियर में सीधे के साथ साथ सर्पिल दांत होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा गियर में सीधा के साथ साथ सर्पिल दांत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेचदार यानी हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में जो होता है ना, वो दांत इसका टेढ़ा होता है। ये आपको याद रखना है। हेलिकल गियर में दांत कैसा होता है? तो टेढ़ा होता है। बात की जाए, मान लिया जाए कि ये बेरिंग है, ये गियर है, तो इसमें जो है ना दांत इसका टेढ़ा होता है। दांत इसका इस प्रकार का होता है। जब भी आपको इस टाइप का दिखे तो ये हो जाएगा हेलिकल गियर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेलिकल गियर का जो दांत होता है वो टेढ़ा होता है। और हेलिकल गियर की बात की जाए तो हेलिकल गियर जो होता है ना, वो सिलेंड्रिकल आकार का होता है। ये भी आपको याद रखना है। हेलिकल गियर जो होता है वो सिलेंड्रिकल आकार का होता है। और हेलिकल गियर में दांत एंगल में कटे होते हैं और उस कट को ही हेलिक्स कहा जाता है। आपको याद रखना है। हेलिकल गियर में दांत जो होता है एंगल कटा रहता है और उसी को हम लोग हेलिक्स कोन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट के स्लिप होने की वजह से बेल्ट ड्राइव का वेग का अनुपात क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्ट के स्लिप होने की वजह से बेल्ट ड्राइव का वेग क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। और बेल्ट स्लिप ना करे इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जॉकी पुली का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बेल्ट स्लिप नहीं करे इसके लिए वहाँ पे हम लोग जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। और जॉकी पुली ड्राइव पुली के बगल में लगाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जॉकी पुली जो होता है ड्राइव पुली के बगल में लगाया जाता है। और वराइपिंग एंगल बढ़ा देने से बेल्ट में तनाव पैदा हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। वराइपिंग एंगल बढ़ा देने से बेल्ट में तनाव पैदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण क्लच नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा घर्षण क्लच नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड क्लच। फ्लूइड जो क्लच है वो घर्षण क्लच नहीं है। क्लच की बात की जाए ना, तो क्लच एक यांत्रिक टूल है। ये आपको याद रखना है। क्लच जो है यह एक यांत्रिक टूल है जो सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट में यांत्रिक आवागमन को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करता है। हम यूँ कह सकते हैं कि क्लच का उपयोग घूमने वाले दो सॉफ्टों को जोड़ना या तोड़ना होता है। सिंपल सा हम कह सकते हैं कि क्लच का जो उपयोग होता है वो दो घूमने वाले सॉफ्ट को जोड़ना या तोड़ना होता है, ठीक है। क्लच का उपयोग गियर बॉक्स और इंजन के बीच में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लच का उपयोग जो होता है ना, गियर बॉक्स में इंजन के बीच में किया जाता है। और क्लच 3 प्रकार का होता है। भी आपको याद रखना है। क्लच कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला डिस्क क्लच, कोन क्लच और डॉग क्लच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गियर का मॉड्यूल निम्नलिखित में से किसके बीच का अनुपात होता है? गियर का मॉड्यूल जो होता है निम्नलिखित में से किसके बीच का अनुपात होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिच सर्किल का व्यास और दांत की संख्या। ये आपको याद रखना है। डिडेंडम की बात की जाए ना, तो डिडेंडम बीच सर्कल से दांतों के नीचे वाले भाग को डिडेंडम कहा जाता है। और अटेंडम की बात की जाए तो पीच सर्कल से दांतों के ऊपर वाले भाग को अटेंडम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। पीच सर्कल से दांतों के ऊपर वाले भाग को अडेंडम और पीच सर्कल से दांतों के नीचे वाले भाग को डिडेंडम कहा जाता है। और एक और आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में कि गियर मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एम बराबर क्या होता है, गियर मॉड्यूल बराबर क्या होता है? तो पाई डी बटा एन। ये आपको याद रखना है। गियर मॉड्यूल ज्ञात करने का सूत्र होता है यानी एम बराबर पाई डी बटा एन, जहाँ डी क्या है? तो डी है पिच सर्किल की परिधि। ये आपको याद रखना है। डी क्या है? पिच सर्किल की परिधि है। और एन जो है ना वो दांतों की संख्या है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट के उपयोग के दौरान सॉफ्ट को पकड़ने और उसका समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट के उपयोग के दौरान सॉफ्ट को पकड़ने और समर्थन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेयरिंग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कैरिज युग्मनज में चूड़ी का उपयोग किया जाता है, यानी रेलवे कैरिज युग में कौन सा चूड़ी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नकल का। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपी टेक्नीशियन सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न 2019 में। तो इंपॉर्टेंट, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। रेलवे कैरिज युग्मनज में कौन सा चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो नकल चूड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की घिरनी का उपयोग समूह संचालन में किया जाता है? कौन सा घिरनी का उपयोग समूह संचालन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तेज और ढीली घिरनी। तेज और ढीली घिरनी का प्रयोग जो किया था वो समूह संचालन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ली के रैपिंग कोण में किस पुल्ली में वृद्धि होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुल्ली के रैपिंग कोण में किस पुल्ली में वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉकी पुल्ली का। पुल्ली के रैपिंग कोण में जॉकी पुल्ली में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट ड्राइव में विसर्पण के कारण क्या है? बेल्ट ड्राइव में विसर्पण का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्ट के दृढ़ और स्लेक पक्ष में असमान तनाव। ये आपको याद रखना है, बेल्ट ड्राइव में विसर्पण का कारण जो होता है वो बेल्ट के दृढ़ और स्लेक पक्ष में असमान तनाव। अगला क्वेश्चन, एकल बेल्ट के लिए ढलवा लोहा से बने पुल्ली रिम की मोटाई कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकल बेल्ट के लिए ढलवा लोहा से बने पुल्ली रिम की मोटाई कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी dy300 प्लस 2 mm से dy200 प्लस 3 mm तक। ये आपको याद रखना है। एकल बेल्ट के लिए ढलवा लोहा का जो व्यास होता है ना, ढलवा लोहा से बने पुल्ली की जो रिम की मोटाई होता है वो होता है dy300 प्लस 2 mm से d/200 प्लस 3 mm तक। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भी वेल्ड का समाविष्ट कोण सामान्यतः कितना डिग्री के बीच होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी वेल्ड का जो समाविष्ट कोण होता है वो कितना डिग्री के बीच होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 से 40 डिग्री के बीच। भी वेल्ड का जो समाविष्ट कोण होता है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर स्नेहक विधि नहीं है, इनमें से कौन सा जो है गियर स्नेहक विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीक फीड स्नेहक। वीक फीड स्नेहक जो है वो गियर स्नेहक विधि नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूल 1 वाले गियर की वृत्तीय पिच कितना के बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूल 1 वाले गियर की वृत्तीय पिच कितना के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.14। ये आपको याद रखना है, मॉड्यूल 1 वाले गियर की वृत्तीय पिच जो होता है वो 3.14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट बेल्ट की अनुप्रस्थ काट की आकृति जो होता है वो कैसा होता है? ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DMRC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सारा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलो। फ्लैट बेल्ट की अनुप्रस्थ काट की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयताकार। फ्लैट बेल्ट की अनुप्रस्थ काट की आकृति कैसी होती है? तो आयताकार। पूछ सकता है प्रश्न में कि बताइए फ्लैट बेल्ट की जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो ये आपको बताना है, आयताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्य है यानी सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रॉस बेल्ट ड्राइव में चालक पुल्ली और चालित पुल्ली विपरीत दिशाओं में घूमती है। ये आपको याद रखना है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में चालक पुल्ली और चालित पुल्ली विपरीत दिशाओं में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कपलिंग सॉफ्ट के मिस अलाइनमेंट को अनुमति करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कपलिंग सॉफ्ट के मिस अलाइनमेंट को अनुमति करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग जो है ये मिस अलाइनमेंट को अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप की सुरक्षा के लिए सॉफ्ट व पुल्ली के बीच क्या उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लिप की सुरक्षा के लिए सॉफ्ट व पुल्ली के बीच क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, की यानी चाबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या किसी मशीन में एक सॉफ्ट है? किसी मशीन में एक सॉफ्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पिंडल। स्पिंडल जो है एक मशीन में सॉफ्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना। और स्पिंडल जो है ना, इसका जो बनाया जाता है एक अच्छी क्वालिटी वाले एलॉय स्टील से बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, जो स्पिंडल जो होता है एक अच्छी क्वालिटी वाले एलॉय स्टील से बनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल कपलिंग निम्न में से किसका आम प्रारूप होता है? यूनिवर्सल कपलिंग निम्न में से किसका आम प्रारूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग का एक आम प्रारूप होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेज कपलिंग में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेज कपलिंग में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 हब्स और 2 सॉफ्ट। ये आपको याद रखना है, फ्लेज कपलिंग में 2 हब्स और 2 सॉफ्ट शामिल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी लोको पायलट 2009 में वो पूछा हुआ प्रश्न है। सॉफ्ट जो है किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील का। सॉफ्ट जो है ना, ये स्टील का बना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि सॉफ्ट किसका बना होता है? तो स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुल्ली में कोई जोड़ नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पुल्ली में कोई जोड़ नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड पुल्ली। सॉलिड पुल्ली में कोई जोड़ नहीं होता है। और सॉलिड पुल्ली का जो व्यास होता है वो लगभग 300 mm होता है, ये आपको याद रखना है। सॉलिड पुल्ली का जो व्यास होता है वो लगभग 300 mm होता है। अगला क्वेश्चन, जॉकी पुल्ली में पावर ट्रांसमिट करते समय ड्राइव एवं ड्राइव इन पुल्लियों से सेंटर तक की दूरी बड़ी व्यास का कितना गुना होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो टेक्नीशियन 2016 में वो पूछा हुआ प्रश्न है। जॉकी पुल्ली में पावर ट्रांसमिट करते समय ड्राइवर एवं ड्रीवन पुल्लियों से सेंटर तक की दूरी का जो व्यास होता है वो कितना गुना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 गुना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉकी पुल्ली के दोनों पुल्लियों के व्यास का अनुपात कितना होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉकी पुल्ली के दोनों पुल्लियों के व्यास का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6:1। जॉकी पुल्ली के दोनों पुल्लियों के व्यास का अनुपात जो है 6:1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट का चयन किस आधार पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्ट का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी सेंटर दूरी पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर और स्ट्रेंथ पर, इन सभी के द्वारा बेल्ट का चयन किया जाता है। ये आपको याद रखना है, बेल्ट का चयन सेंटर की दूरी पर किया जाता है, स्ट्रेंथ पर किया जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी पर किया जाता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्ट का चयन इन सभी के आधार पर किया जाता है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। और प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। तो मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।